टी वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में कल का जो पूरा दिन रहा, कहीं न कहीं एट द एंड लास्ट तक जाते-जाते हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि कौन सी टीमें जो है वो टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगी और अगर आप देखें 3 में से 2 स्पॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी कहीं न कहीं कल क्लियर आउट हो गए। जहाँ पर ओमान और नेपाल जो है वो ऑफिशियली अब क्वालिफाई कर चुके हैं। जैसे कि कल भी हमने आपके सामने अपडेट यहाँ पर दी। जैसे ही यूएई ने सामोआ को मात दी, उसके बाद अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब यूएई और जापान में से किसी एक टीम का ही 6 पॉइंट्स हो सकते हैं और 6 पॉइंट्स ऑलरेडी 2 टीमों के यहाँ मौजूद थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेपाल और ओमान जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं और इसी के साथ उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहले दोनों टीमों को कांग्रेचुलेशन कि आप दोनों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया और सबसे पहले कहीं ना कहीं इस क्वालिफायर को क्रैक कर क्वालिफिकेशन को क्रैक कर टी20 वर्ल्ड कप के लिए अगले क्वालिफाई का यहाँ पर कर गए। नेपाल का ये बैक टू बैक वर्ल्ड कप होगा। अगर हम देखें ओमान का भी बैक टू बैक ओमान पहले भी कर चुका है, लेकिन ये वापस से उनके नेपाल के लिए बैक टू बैक वर्ल्ड कप यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाती है। वहीं पर एक और स्पॉट बचा हुआ है जो आज कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। शाम 7 साढ़े 7 बजे तक पता चल जाएगा कि आखिर तीसरा स्पॉट कौन यहाँ पर ग्रैब करने वाला है। काफी अंदाजा लग जाएगा। अगर जापान आज का मैच जीत गया तो आज पता नहीं चलेगा, तो फिर जाकर कल ही पता चलेगा जब जापान वर्सेस ओमान मैच होगा। और यूएई जीत गई तो आज ही क्वालिफिकेशन समझ लीजिए खत्म है। कल के मैचेस एक फॉर्मेलिटी पर रह जाएंगे। खैर कल की यहाँ पर बात करते हैं। कल जो मैच हुआ ओमान वर्सेस नेपाल, दोनों टीमें पहुंच तो गई थी, मैच होने से पहले उनको खुशखबरी मिल गई थी और कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन ये मैच था अपने आप को नंबर 1 पे काबिज करने का। ये नंबर 1 स्पॉट जो जिनके हत्ते आता वो इससे कहीं ना कहीं पता चलता और वहां पर नेपाल ने एक बहुत ही डोमिनेटिंग कह सकते हैं इजी विक्ट्री ओमान के खिलाफ यहाँ पर हासिल की है। चले जाने की कोशिश करते हैं क्या किस तरह से ये विक्ट्री निकल के आई नेपाल के खाते में और ओमान का कहां इतनी दूर पिछड़ता हुआ रह गया। नेपाल के आसपास भी वो नजर नहीं आया जब वो इस चेस पे यहाँ पर उतरे। हालांकि एक बात अगर आप नोटिस करेंगे, पैटर्न नेपाल का वही सेम रहा है। जितने मैच 1 से लेकर मैच अभी हम इतने लास्ट तक आ गए हैं, एक ही मैच बचा है नेपाल का, पैटर्न जो है लगभग सेम ही रहा है। ओपनर्स का स्कोर करना, उसके बाद मिडिल ऑर्डर का पूरा फ्लॉप होना, फिर नीचे आकर एक आध के कुछ कंट्रीब्यूशन देना, फिर उसके बाद बॉलिंग से लगभग सभी का कलेक्टिव परफॉर्मेंस होना, अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाना, दिपेंद्र सिंह का रन आउट करना, लगभग पूरा टूर्नामेंट में यही पैटर्न हमें देखने को मिला है नेपाल की हर जीत में। और कल भी कुछ ऐसा ही रहा। शुरुआत से वापस चलते हैं फेस बाय फेस। बिल्कुल 1 से 6 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 53 रन बनाए, 53 रन बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं ओमान ने 29 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर और पहला फेस नेपाल के नाम रहा, डोमिनेट किया। और वहीं मिडिल ओवर की बात करें 7 से 15 की, तो यहाँ नेपाल ने 48 रन किए, 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और वहीं ओमान ने 50 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस भी अगर हम देखें तो नेपाल के नाम रहा। काफी ज्यादा विकेट और रन भी इतने काफी रन बनाए अगर हम देखें ओमान। वहीं पर फाइनल ओवर की बात करें, डेथ ओवर की 16 से 20 की, तो नेपाल ने 50 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर और ओमान ने सिर्फ 34 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट तो नहीं गंवाया, लेकिन ऑलरेडी पहले बहुत गंवा चुके थे और नेपाल ये फेस और मैच जीते। बिल्कुल सही कहा, तीनों ही फेसेस नेपाल ने यहाँ पर जीते हैं। अगर आप देखें थोड़ा बहुत ही क्लोज रहा जो बीच वाला रहा, लेकिन उसमें भी ओमान पहले फेस में इतना पिछड़ गया था कि दूसरे फेस में कुछ गुंजाइश बची नहीं थी। तो इसीलिए तीनों फेसेस जो है नेपाल ने यहाँ पर जीते हैं, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे वो बैटिंग से हो। तो कहीं ना कहीं बहुत इसलिए हमने कहा कि बहुत क्रश किया है नेपाल ने यहाँ पर ओमान को। अगर हम इस मैच में देखें 45 डॉट बॉल्स यहाँ पर नेपाल ने खेली ओवरऑल अपने पूरे 20 ओवर में। और जहां तक ओमान की बात है 60 डॉट बॉल्स इन्होंने अपनी इस पूरी इनिंग में खेली। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कितने ज्यादा डिफेंसिव मोड पर जब इनके प्लेयर्स चले गए। एक आध विकेट जब अर्ली ब्रेक थ्रूज मिले उसके बाद से ही, क्योंकि शुरू से ही ये हाल था अगर हम बात करें जब जतिंदर सिंह थे तब भी। और उसके अलावा 60 डॉट बॉल्स, लगभग 10 ओवर पूरे डॉट बॉल्स ओमान ने सिर्फ अपने 20 ओवर की क्रिकेट में से डॉट बॉल ही खेल दिए। बहुत ही पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ ओमान की हमें देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ। नेपाल की अगर बात करें, सबसे शुरू में आपसे कहा लगभग सेम पैटर्न रहा। आप कोई भी नेपाल का मैच उठाकर देख लेंगे, आपको ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ मैचेस में आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा। ओपनर्स में से किसी एक का स्कोर करना, चाहे वो कुशल हो चाहे वो आसिफ हो। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपको लगातार थोड़ा सा गैप मिलेगा, सब सिंगल डिजिट मिलेंगे, आपकी फ्लॉप इनिंग्स आपको मिलेगी। उसके बाद फिर नीचे आकर किन्हीं का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, गुलशन से, कभी आदिल से। मेजोरिटी ऑफ टाइम गुलशन ने ही वो कंट्रीब्यूशन दिया है। कल भी गुलशन ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन यहाँ पर आदिल ने भी थोड़ी गेंदें ज्यादा ले ली, 15 गेंदों में 16। तो लगभग पैटर्न वही हमें देखने को मिला। और फिर अगर थोड़ी बहुत गेंदें नीचे बची है तो नीचे आकर सोमपाल या नंदन
इन लोगों ने आके कुछ हद कंट्रीब्यूशन किया है। यही बल्लेबाजी का कार्ड आपको कई सारे नेपाल के मैचों में मिल जाएगा इस एशिया एपी क्वालिफायर में, और वही हमें कल देखने को मिला है। तो बैटिंग तो सबके नंबर हम देख रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा कुशल गुरतेल की जो इनिंग कल निकल कर आई है उसके बारे में जरा कुछ बताइए, उसका स्कोरिंग एरियाज वगैरह। और एंड सबसे बड़ी बात रही है बाउंड्री से ज्यादा उन्होंने सिंगल डबल्स दौड़े, क्योंकि मेरे ख्याल से चौके सिर्फ 2 हैं और 6 सिर्फ 1 है। जी क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल 7 चौके लगाए हैं उन्होंने। ओ सॉरी सॉरी, वो आसिफ का आसिफ। नंबर था। जी हाँ, 7 चौके और 1 6, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इनिंग खेली। अगर आप देखें आप पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उनके 25 रन है, और लॉन्ग ऑफ की तरफ 18, लॉन्ग ऑन की तरफ 10 रन, तो काफी अच्छा जो एरियाज है काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। मिड विकेट की तरफ भी 11 रन बनाए, और काफी कहते हैं आप कुशल गुरतेल के पास शॉट्स जरूर है, जी हाँ, बहुत ये तो अच्छे मानना शॉट्स हैं उनके पास, लेकिन वो जिस तरीके से वो पीछे खेलने के लिए थोड़ा सा वो जो माइंड में आता है उनकी, कभी कभार उससे बहुत गंदा लगता है कि वो किस तरीके का शॉट खेल रहे हैं। अच्छे अच्छे शॉट उनके पास है, आपके पास, तो आपको खेलना चाहिए आगे। तो आप कुशल गुरतेल को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन्हीं एरियाज पे खेलें जहां आपने रन किए हैं, या आप अच्छे बल्लेबाज हैं। बिल्कुल सही। पर जो आप पीछे कई बार शॉट मारने के तरीके से आउट भी हुए हैं, उससे आप बचे तो बेहतर होगा। लेकिन आज की इनिंग जो रही है वो बहुत ही कमाल है। बिल्कुल सही कहा। यही चार्ट आप कुशल गुरतेल कहीं ना कहीं खुद ही नोटिस कर सकते हैं। आप देखिए इन्हीं चार्ट में जो बाउंड्रीज है, जो पीले कलर के आप मार्क देख रहे हैं, ये उनके चौके जी हैं हाँ। जो उनके बाउंड्रीज यहाँ पर निकल कर आई है। डेफिनेटली यहाँ पर सब उनके बेहतरीन शॉट रहे हैं। एक और सिक्सेस भी सामने एक आया है। सिक्स भी वो भी सामने का आया है यहाँ पर, तो सब। और जो आउट हुए वो हुए पीछे वाली बॉल, उन्होंने विकेट थ्रो किया। देखिए क्या होता है जब आप एक अच्छे टच में हो, अच्छे रन आपको मिल रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि मैं नॉट आउट जाऊं, मैं लंबी इनिंग खेलूं। ये बहुत काम आता है आपके आगे फ्यूचर में, जब आप और बड़ी बड़ी टीमों के सामने मुकाबला, आप T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, अब वहां पर आपको ओमान जैसी टीमें नहीं मिलेंगी, वहां पर आपको और स्ट्रॉन्ग और बेहतर टीमें वहां पर मिलेंगी। अलग एटमॉस्फेयर होगा, इससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इस तरह के जब मौके मिलते हैं तो आप इसे बनाइए। मैं क्यों अपना 60-65 पे विकेट गवा के जाऊं, क्यों ना मैं पूरे 20 ओवर खेलूं, क्यों ना मैं 80-85-90 तक पहुंचूं। उन्होंने विकेट अपना थ्रो किया है, ऐसी कोई खास बॉल नहीं थी, बस पैरों के आसपास थी, वो पीछे मारने गए। वही जो अभी आयन ने कहा, वो पीछे मारने का अपना विकेट उन्होंने गवा दिया और रेड बॉल के शिकार हो गए। तो ये थोड़ी सी उस पर थोड़ा सा ध्यान उन्हें देना चाहिए था। जब उन्होंने खुद ही सीधे बल्ले से इतने रन किए तो इस शॉट को अवॉइड करते, इनिंग को और बड़ा लेके जाते। इनिंग को बड़ा करने की जितना कोशिश करेंगे आप, उतना बेहतर है एज अ ओपनर अगर हम बात करें। चलिए, लेकिन ओवरऑल उनकी इनिंग काफी बेहतर यहाँ पर रही, इसीलिए उनके बारे में हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं। खैर, ये टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा टीम का, और टीम जो है वो 151 तक पहुंचने में कामयाब रहा। और जो हमने कहा कंट्रीब्यूशन का पैटर्न लगभग आपको सेम ही मिलेगा लगभग सारे मैचेस में, अगर हम यहाँ पर देखें। एंड उसके बाद बॉलिंग यूनिट की जरा बात की जाए यहाँ पर ओमान के लिए। और हाँ, एक चीज और है, कुशल मल्ला के बारे में डेफिनेटली एक और मौका उन्होंने कहीं ना कहीं अपना गंवा दिया, और उनके आउट होने का तरीका वही स्लॉक के लिए वो 6 मारने गए और वो अपना विकेट गंवा बैठे। कुशल मल्ला ही एक रहे हैं, रोहित पटेल में भी एक इनिंग कम से कम उनके बल्ले से आ गई पिछले मैच में, लेकिन कुशल मल्ला पूरी तरह से आउट एंड आउट फ्लॉप गए हैं इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, मैच 1 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें। एंड ओमान की बॉलिंग यूनिट के बारे में क्या है? बिल्कुल, अगर देखिए तो बॉलिंग यूनिट में नदीम खान ने 4 for निकाला है, और जितेंद्र वापसी भी उन्होंने ही कराई है, वरना 60 पे 0 था नेपाल। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। और जितेंद्र कुमार रामानंदी ने फिर से इम्प्रेसिव बॉलिंग कराई है। कुछ आउटिंग उनकी अच्छी रही है इस क्वालिफायर में, 2 विकेट निकाले हैं, पर थोड़ा सा और कम स्कोर पर अगर ओमान रोक पाते तो बेहतर होता। शायद 151, अगर देखेंगे ओमान की जिस तरीके की बल्लेबाजी है, फ्रजाइल बैटिंग है, बिल्कुल इतना ज्यादा भरोसा आप नहीं दिखा सकते ओमान की बल्लेबाजी पर। तो थोड़ा सा और ज्यादा 10-15 रन या 20 रन अगर थोड़े कम रखते ओमान के बॉलर्स, तो थोड़ा सा फैसल शाह की तरफ से या शकील अहमद थोड़ा सा और कंजूसी दिखाते तो शायद और बेहतर होता। लेकिन इतनी खराब हम बॉलिंग नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा खराब हो गई या ये हो गया, पर हाँ, आपकी बैटिंग के मुताबिक थोड़ा सा आप बॉलर्स को और जिम्मेदारी लेनी थी कि वो थोड़ा सा और कम रन पर रोकते, क्योंकि बल्लेबाज खास करके है न्यू बॉल से जी, कि वहां ब्रेक थ्रू नहीं ले पाए वो पावर प्ले में। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक कमजोरी रही कि आप पावर प्ले में विकेट नहीं निकाल पाए। और थोड़ा सा बल्लेबाज क्योंकि आपके कमजोर चल रहे हैं, इसमें इतने ज्यादा टॉप नॉच फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा सा बॉलर्स को और ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बॉलर में प्रेशर ज्यादा आता है, लेकिन वो लेना पड़ता है। क्या करें, आपके बल्लेबाज जो है खासा स्कोर कर नहीं रहे हैं। इससे अगर आप देखें, जैसे कि हमने कल आपसे कहा कतर वर्सेस जो जापान का मैच था, कतर, इसने कहा कि कतर ने
उतने में ही रोकने की कोशिश की जापान को जितना वो कर सकते कर थे। सकते 130 35 40 जी हाँ। अफोर्ड कर सकता। अगर ये 150 155 होते, कल का मैच जापान जीत रहा होता, बिल्कुल, कतर हार गया होता अब तक और जापान सॉलिड रेस में होता। लेकिन ये इस सूरत में 150 प्लस जो ओमान की अभी बैटिंग के हालात हैं, वो नेपाल की इन फॉर्म बॉलिंग के जी, सामने जी हाँ। बहुत मुश्किल होता बिल्कुल। और वही हमें देखने को यहाँ पर मिला भी। एंड बल्लेबाजी की तरफ यहाँ पर चले, जैसे कि ये पूरा बैटिंग कार्ड आपके सामने है, कहीं पर भी ओमान चेज में था ही नहीं। बिल्कुल। शुरू से लेकर एंड तक कहीं पर भी चेज में नहीं था। जतिंदर सिंह जिनका थोड़ा बहुत बल्ले लास्ट 2 इनिंग में टच में आया था, वो भी इस मैच में फ्लॉप होते हुए नजर आए। मैं 11 गेंदें उन्होंने ली, मैंने 14 रन किए। उसके बाद आप देखें 4 रन 11 रन। टॉप 3 बल्लेबाजों ने यहाँ पर देखें यहीं पर हथियार डाल दिया टीम ने। टॉप 3 बल्लेबाजों ने 34 गेंदें खेली और रन बनाए महज 29 रन। 100 के नीचे से भी स्ट्राइक रेट हो जाता है, ये बिल्कुल भी नाकाफी है। आपको एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है, जैसे नेपाल के बल्लेबाजों ने दिलाई, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद उम्मीद थी कि शायद मिडिल ओमान को उम्मीद होगी कि वो मिडिल ऑर्डर में कुछ एक कंट्रीब्यूशन से इस मैच को लास्ट तक लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ वैसा भी कुछ नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल, मोहम्मद नदीम ने और विनायक शुक्ला जी हाँ। जिन्हें खास करके बहुत अच्छा खेलने की कोशिश जरूर की। विनायक शुक्ला ने काफी तेज जी हाँ। खेलने की कोशिश, 168 बिल्कुल काफी स्ट्राइक रेट। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा उनका, लेकिन ऊपर के बल्लेबाजों ने जो साथ छोड़ा ओमान जी। का और खराब खेला, उसी का नतीजा था कि ओमान इस टारगेट पर पहुंच ही नहीं पाया और विकेट लगातार गिरते गए। ऐसा जी नहीं हाँ। कि विकेट नहीं मिल रहे थे, छोटी सी अगर आप कहीं पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद कोई जब 152 का टारगेट है लेकिन विकेट आपके लगातार गिरते जा रहे हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई एक प्लेयर अगर ऊपर से आते लंबी इनिंग खेलते हुए 80 85 की तो बात अलग है, कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा भी कोई या player फिर नहीं यही से- दोनों डेड तक जाते जी हैं, हाँ। विनायक शुक्ला और मोहम्मद नदीम। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो नेपाल के जो बॉलर्स हैं वो चिप इन करते गए लगातार विकेटों के साथ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये पूरा सूरत हाल रहा। इन दोनों की बदौलत टीम ने 100 भी पार किया, वरना वो भी जी। नसीब यहाँ पर नहीं होता। और अगर हम बात करें ओवरऑल एक वापस से, जैसे हमने शुरू में आपसे कहा, दीपेंद्र सिंह हैरी स्पेशल रन आउट भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। बिल्कुल। दीपेंद्र सिंह हैरी की जबरदस्त फील्डिंग इस पूरे टूर्नामेंट में रही हाँ, है। नेपाल की अच्छी खासी फील्डिंग रही है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हैरी ने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस किया है। लगभग हर ही मैच में उनको आपको एक आध उनका आपको एक आध रन आउट मिल जाएगा। और कल भी उन्होंने अपनी ही बॉलिंग में, अब मेरे ख्याल से पहली ही गेंद थी उनके स्पेल की, अपनी ही बॉलिंग में उन्होंने थ्रो कर विकेट निकाला। शानदार फील्डिंग उनकी रही है। और कल भी कल जो शिकार हुए वो हुए आमिर कलीम जी हाँ। उनके इस रन आउट के। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, 100 150 रन डेफिनेटली बोर्ड के पास, टीम के पास मौजूद थे, बोर्ड पे थे, अच्छे खासे टोटल थे डिफेंड करने के लिए इस तरह की पिचों में। और ओमान का जो हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलिंग से शुरुआत एक अच्छी की जरूरत थी, जो डेफिनेटली सारे बॉलर्स ने मिलकर यहाँ पर दिलाई। बिल्कुल बिल्कुल, पेसर्स ने भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई। सोमपाल नंदन को अगर आप देखें तो आप दोनों बॉलर ने बहुत शानदार 4 जी हाँ। विकेट निकाले और बहुत अच्छी बॉलिंग रही। संदीप लामिछाने ने 1 विकेट निकाला, रन्स नहीं दिए। और वहीं पर अगर हम बात करें गुलशन झा ने फिर से एक अच्छा जी। थोड़ा थोड़े के लिए वो टूर्नामेंट में कर रहे थे, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, लेकिन कल अगर मैच की बात करें तो 3 for उन्होंने निकाला, 3 विकेट और कलेक्टिव बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। सभी बॉलरों ने टूर्नामेंट में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है नेपाल के लिए, और तभी हम देख रहे हैं नेपाल की टीम का क्या शानदार हाल है अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में एशिया। बिल्कुल सही कहा आपने, बॉलर्स ने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है। कोई भी मैच उठाकर देख लेंगे आपको, ज्यादातर मैचों में बॉलर्स की जो कंसिस्टेंसी है वो लगभग सेम मिलेगी। बॉलर्स ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है, और बॉलर्स के दम पर ही नेपाल ने इसमें कई कई क्रूशियल मैचेस जीते हैं। आप यूएई वाला मैच देखें कितना कम स्कोर में वहां पर था। उसके बाद अगर आप देखें जो जापान वाला मैच था, वहां पर भी टीम ने 90 मेरे ख्याल से 84-90 पे एक आध विकेट था जापान। उसके बाद जो वापसी कराई वो कमाल की थी। ओवरऑल बॉलिंग यूनिट ने काफी सारे इंपॉर्टेंट मैचेस, काफी सारे इंपॉर्टेंट फेसेस यहाँ पर जीते हैं टीम के लिए, जिसका कंट्रीब्यूशन एट द एंड रिजल्ट में। बल्लेबाजी इतनी खासी नहीं रही, 1-2 प्लेयरों को छोड़कर, जैसे मैंने आपसे कहा भी, मिडिल ऑर्डर पूरा कहीं ना कहीं फ्लॉप ही रहा है। ओपनर्स और नीचे आकर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। गेंदबाजों का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है वो लगातार हमें देखने को मिला है स्मूथली इस पूरे टूर्नामेंट में। कल भी ऐसा ही हुआ, और इसी जीत के साथ नेपाल नंबर 1 स्पॉट कहीं ना कहीं ग्रैब करने में कामयाब रहा और नंबर 1 पे खुद को यहाँ पर काबिज कर चुका है। नेपाल का एक मैच बचा है सामोआ से, देखना पड़ेगा उसमें क्या होता है। अगर प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली 10 पॉइंट्स के साथ वो इस टेबल टॉप करेंगे और पूरे टूर्नामेंट में वो अनबीटन जाएंगे। ये उनके लिए बहुत कमेंडेबल रहेगा। वहीं पर ओमान की जहां तक बात है, उनका एक मैच जापान के खिलाफ है, देखना पड़ेगा। अगर वो जीत जाते हैं तो डेफिनेटली ओमान सेकंड नंबर पर अपने आप को काबिज करेगा इस पूरे मैच में। लेकिन दोनों ही टीमें ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, और यूएई और जापान, इनमें से कौन पहुंचेगा ये या तो आज या फिर कल कहीं ना कहीं क्लैरिटी इसकी हमें मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जी। क्योंकि लगातार यहाँ पर एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने हम प्रेजेंट करते रहते हैं। उसके बाद हमारे एस्ट्रोनॉट फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा एस्ट्रोनॉट कंटेंट डेली बेसिस पर मिलता रहता है। और हमारे डेलीब्रेट फेसबुक पेज को जाकर भी फॉलो करिए, वहाँ पर भी आपको ओवरऑल बाकी फुल मेंबर्स से सारे कंटेंट वहाँ अवेलेबल मिलते रहते हैं।